कहती हैं कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उसमें क्या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कुछ राहत लेकर आएंगी। इस वक्त सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, बहुत सारी अच्छी बातें हैं किसानों को, नौजवानों को, सबके लिए, लेकिन सबसे अच्छी खुशखबरी इस वक्त आ रही है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है सरकार। और बिल्कुल देखिए, आम जनता को सबसे ज्यादा अगर जो उम्मीद होती है वो इसी को लेके होती है कि आने वाले बजट में टैक्स स्लैब कैसा होगा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो चेहरे पे मुस्कुराहट सभी की दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी राहत दी गई है। सबसे पहले रिएक्शन आपका बजट पे। बीइंग एन ऑफिसर जो है, सबसे अच्छा ज़्यादा हम लोग को इसी का इंतजार था कि हम लोग को इनकम टैक्स स्लैब में क्या जो है रियायत मिल रही है, और उसमें इन्होंने जो है 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक में जो रियायत दी, 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक रियायत दी, तो इसके लिए जो है वित्त मंत्री बधाई की पात्र हैं और इससे हम लोग को बहुत खुशी है। बिल्कुल, आपका बिजनेस है अपना, लेकिन जो टैक्स स्लैब है उसको लेके क्या रिएक्शन होगा आपका? अच्छा है, टैक्स स्लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, इन लोगों ने मैनेज किया है और खुशी की बात है। खुशी की बात है। कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करने की बात यहाँ पे दिखाई दी है, नई नई चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे देखते हैं इस बजट को? बजट ओवरऑल जो है बहुत बैलेंस बजट है, लेकिन निराशा सिर्फ जो किसानों के फ्रंट पे है। किसानों के लिए जो करना चाहिए था, के लिए भी 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने की बात सरकार कर रही है। ये तो सर सिर्फ पेपर पे है। किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है इनपुट कास्ट के लिए पैसे की। मेरे हिसाब से इनको बजट में ये प्रोविजन करना चाहिए था कि एक सीलिंग लिमिट के साथ कि पर एकड़ उस किसान को हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, जिसकी बहुत जरूरत है। कैसे देखते बजट को? ओवरऑल तो सब अच्छा है और इंफ्रा पे ध्यान दिया है इन्होंने, तो इससे जॉब भी क्रिएट होंगी काफ़ी, तो ये ओवरऑल तो अच्छा है। और यानी कि नौजवानों के लिए खुशी की खबर है, लेकिन कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो वर्किंग भी हैं। सबसे पहला रिएक्शन बजट को लेके आप? मैं इनकम टैक्स से काफ़ी ना सेटिस्फाई हूँ। कल ही रात में पापा से मेरी बात हुई थी, उनको भी सेम इनकम टैक्स से ही प्रॉब्लम थी। जो अभी हमें बजट मिला है उससे ना कहते हैं आई फील कि मेरे पापा सेटिस्फाइड हैं। बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं आप, इस विभाग को लेके क्या रिएक्शन होगा बजट? नहीं, इससे तो काफ़ी हमें आशाएं थी इस बजट से, और ऐसा लग भी रहा है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें बहुत इनपुट किया है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं जो हेल्थ इश्यूज़ में, जैसे आयुष्मान भारत और ये सब योजनाएं बहुत हैं, जिसकी वजह से बहुत पेशेंट्स को, पॉवर्टी वाले पेशेंट्स और गरीब पेशेंट्स को बहुत हेल्प मिला है। तो यही आशा है कि आगे भी इस बजट में यही फायदा हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल। जो गृहिणियां होती हैं, जो घर चलाती हैं, उनके लिए बजट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए क्योंकि एक फिक्स इनकम दी जाती है, आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है घर चलाने के लिए। बजट को देखिए क्या रिएक्शन? बजट तो बहुत बैलेंस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। महंगाई कम हो जाए, हम लोग को बस यही चाहिए कि हम लोग की और बचत सेविंग ज्यादा हो सके। और शायद इसीलिए मुस्कुरा भी रहे थे सैलरी पाने वाले लोग की टैक्स कम देना होगा। क्या रिएक्शन होगा आपका? हमारे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि प्याज सस्ती हो गई और हमें राहत है, तो बजट से हम संतुष्ट हैं। बजट से संतुष्ट हैं लोग यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी कि क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है, तो शायद ज्यादा जो रिएक्शंस आएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इस बार पूरा फोकस किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए। नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। तो लगता है कि ये जीडीपी को लेकर के कुछ बेहतर हो पाएगा? जीडीपी को तो बेहतर करने का प्रयास चल ही रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब है। जिस तरह से मोदी जी हम लोग के देश की ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो अपने देश को ब्रांड बनाने के लिए इस सब चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत थी। और एक सामान्य व्यक्ति भी जो है आज के समय में अच्छी सुविधाओं की जो है चाहत रखता है, तो इसके लिए जो है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ाने की बात चल रही है वो बहुत अच्छा है। क्या नौजवानों को इससे रोजगार मिलेगा? जिस तरीके से बहुत सारी चीजें नौजवानों के लिए को ध्यान में रख के की गई हैं, नौजवानों के लिए क्या खास लगता है आपको? नौजवानों के लिए अच्छा रोज़गार मिलेगा। जिस हिसाब से इन लोगों ने प्लान किया है कि ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, जैसे फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एकदम नया फील्ड है, अच्छा है ये। लेकिन बैंक्स, जैसे बीइंग अ बिजनेसमैन, हम लोगों को बैंक से जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक को प्रोसेसिंग अच्छे से करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिले करते हैं तो हम फिर कहीं और से फंड अवेलेबल करा करके हम अपना काम चालू कर देते, तो हम मैक्सिमम तो बैंक पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर हम लोगों को, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग टाइम इतना है जो टाइम हमारे पास नहीं है। बतौर बिजनेसमैन कैसे देखते हैं इस बजट को? अच्छा है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जितने भी फंड्स तो डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर से हमारे पास तो आएंगे नहीं, वो चैनल बैंक है। बैंकिंग सेक्टर जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बिजनेसमैन के लिए।
मैं आपके पास सर फिर से आऊंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, वर्किंग, गृहिणी, सबको मिला के अगर देखा जाए, क्या सब खुश होंगे इससे? इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव बजट, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यू इनिशिएटिव लिए गए हैं उससे निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी जिसकी उन्हें बहुत दिनों से तलाश थी। बिल्कुल। अनामिका, जरा इनसे सवाल करिए, जैसे गांव, गरीब और किसान की बात हो रही है और इस बजट में खास ख्याल रखा गया है इन सब बातों का, साथ ही साथ नौकरी पेशा जो लोग होते हैं हर बार आस लगा के बैठते हैं कि अब कब वित्त मंत्री उनके तरफ की बातें करेंगी, टैक्स लाभ में छूट देंगी, वो भी हुआ है। कुल मिलाकर इसको किस तरह से देखते हैं और क्या इनको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस बजट में छूट गई है जो कि इस बजट में रहनी चाहिए थी? बिल्कुल, कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो सैलरी वाले लोग हैं, उनसे जरूर जानना चाहेंगे हम कि क्या आपको लगता है ऐसा कि कुछ ऐसा था जो छूट गया, लगता था आपको कि ऐसा इसमें होना चाहिए था बजट में? देखिए, हमारा जो रिन्यू हुआ था बजट वो 2015 में हमारे पुराने अरुण जेटली जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिन्यू किया था। उसके बाद से 5 साल में कोई ऐसा खास बजट में जो हमारा टैक्स स्लॉट्स थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन हम देखें तो हमारे जो ट्यूशन फीस है बच्चों की, या आप जो हमारे LIC के प्रीमियम्स हैं, इन सब में इनमें काफ़ी हाइक हो चुकी है। तो अगर हम उस स्लैब को अपना इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली सैलरीड पर्सन के इन हैंड मनी आएगा, जो कि शायद इस बार के इनके बजट का एजेंडा भी है कि वेल्थ क्रिएशन हर आदमी के हाथ में कुछ एक सैंपल अमाउंट पहुंचे और वो उसको यूटिलाइज कर सके, जिससे कि हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ सके। तो सैलरी वाले लोग, कुछ और भी जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनके पास हम जाएंगे, नौकरी पेशा लोगों को जो उम्मीद थी, लगता है आपको कि इस बजट में सबको खुश करने की कोशिश की गई है? बजट का अभी तो हम लोग ने एनालिसिस किया नहीं, बट ओवरऑल जो है, जो मेन हम लोग के साथ प्रॉब्लम जो है इनकम टैक्स को देख करके लगती है, तो उसमें तो थोड़ी सी राहत इनके द्वारा दी गई हुई है। वो भले ही है कि बिल्कुल अनामिका, हम आपके पास पहुंचेंगे। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई हुई, तो उनकी भी राय हम लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान इंदरपाल जी और वेंकटेश राव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं और दूसरे यूपी रेरा से जुड़े हुए हैं। वेंकटेश जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? वेंकटेश जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो जो बजट वित्त मंत्री ने पेश किया, हालांकि उसमें कहा गया है कि गरीब, किसान, गांव, नौकरी पेशा सबका ख्याल रखा गया, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? लगता है कि वेंकटेश जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। इंद्रपाल जी, आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं इस बजट को लेकर? लगता है कुछ दिक्कत आ गई है। हम कोशिश करेंगे दोनों एक्सपर्ट से बातचीत करने की। अमित गंजू कानपुर में मौजूद है, अमित गंजू के पास चलते हैं हम। अमित, जिस तरह से आज बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री ने बजट रखा है, उसमें कहा यह जा रहा है गांव, गरीब, किसान, नौकरी पेशा सबका ख्याल रखा गया है। कानपुर की जनता क्या कह रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कानपुर एक औद्योगिक नगरी, निश्चित तौर पर उद्योग से जुड़े लोग इस पर नज़रें बिछाए बैठे हैं। और क्योंकि हर व्यक्ति जो इस बजट का इंतज़ार करता है, उसको 2 चीज़ों को, जो कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में आप देख सकते हैं इस वक्त में कानपुर के जो उद्यमी हैं, कानपुर के लोग इस सेगमेंट से जुड़े हैं, किस तरह यहाँ पूरे इसको ध्यान से देख रहे हैं। क्योंकि अभी बजट पूरी तरीके से फ्लैश नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी आस है कि उद्योगों से जुड़ा क्या इशू हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी राहत अगर कही जाए तो उन स्लैब होल्डर्स के लिए जिनको 5 से 7.5 लाख के बीच का पूरा सेगमेंट है, उनको जो पहले 20% तक का था उसमें कहीं ना कहीं वेव करके 10% किया गया। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जिसको 42,000 रुपये महीना तनख्वाह है या 44,000 रुपये तनख्वाह है से लेकर 50,000 तक की तनख्वाह है, उसके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। क्योंकि सीधे 10% तक का वेव कर देना कहीं ना कहीं, उसके अलावा जो 15 लाख के ऊपर तक का है उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है। जो किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी योजना। पहले तो मैं अपने कैमरा
कैमरामैन से कहूँगा हम इसका यहाँ के जो यहाँ का चैप्टर है, आप देखिए किस तरह यहाँ के उद्यमी, यहाँ के इंडस्ट्रीज कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे इसको समझ रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी उनके लिए कोई ना कहीं रिलीफ वाली बात सामने है। तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है जहाँ उद्योग से जुड़े व्यक्ति हैं किस तरह इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ बैठे हैं। हम सर से जानना चाहते हैं, सर अभी तक का जो बजट आया क्या है? बजट सिंपल है, एक अच्छा है। इट इज़ गुड फॉर द कॉमन पीपल। गुड, आई थिंक उद्योग से जो भी रहेगा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने MSME को भी इनकरेज किया है और फैसिलिटी दी है, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द बिजनेस ऑल्सो। बजट स्वागत योग्य है, देश की आर्थिक प्रगति को गति देगा। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि 15 लाख तक के आय वाले लोगों को इनकम टैक्स घटाया गया है और कंपनियों पे जो डबल डिविडेंड पे डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था वो हटा दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। उससे रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगे, किसानों की आय डबल करने के उपाय किए गए। हम सर के पास चलना चाहेंगे, सर भी इसको बारीकी समझ रहे हैं, निश्चित तौर पर भी पूरी तरीके से नहीं आए। हम सर आपसे जानना चाहते हैं सबसे फर्स्ट इशू तो ये है कि जो अपने देश की आर्थिक सुस्ती है वो इससे बजट से कम नहीं हो पाएगी दूर। अभी ये था कि टारगेट इसका 6 महीने में हो जाएगी, लेकिन अभी ये बढ़ जाएगी आर्थिक सुस्ती 1 साल 2-1.5 साल अगले बजट तक भी हो सकती है। इस बजट में कोई भी ऐसे प्रोविजंस नहीं दिए हैं जिससे हमारी ये सुस्ती खत्म हो सके। तो आर्थिक सुस्ती की बात कर रहे हैं अमित, बिल्कुल आपके पास दोबारा से आएंगे और बाकी जितने एक्सपर्ट वहां पर बैठे हैं उनसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन इस वक्त हम रुक करेंगे वेंकट राव साहब का। वेंकट राव साहब, जिस तरह से आज बजट पेश हो रहा है, वित्त मंत्री हालांकि इस वक्त सदन में मौजूद है, बजट पेशी कर रही है, लेकिन अब तक के बजट को देखकर आप क्या कहेंगे? रेटिंग ऑन स्केल कहेंगे तो मैं भी अराउंड 5 to 6 कहूँगा। यस, इंडस्ट्री को कोई स्पेसिफिक फिलिप नहीं है, बट हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस रहा है और इन्वेस्टमेंट के तौर कोई फोकस रहा है, उससे जो हमारी रिवाइवल जो हम कह रहे हैं स्लो डाउन है या एक तरीके की सुस्ती की भी बात हो रही थी वो है, उसमें क्या फिलिप मिलता है। हाँ, एक ज़रूर बात ये है कि जो नए रिजीम में टैक्स को मूव करके जो इन्वेस्टर्स के या सैलरीड क्लास में एक हायर लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम रखने की कोशिश इसलिए की जा रही है, किसी न किसी तरीके से एक डिमांड रेज किया जाए। और मेरा मानना है कि ओवरऑल रेटिंग में इट्स ए गुड बजट बट नॉट अ वेरी एक्साइटिंग बजट। चलिए इंदरपाल जी के पास चलते हैं। इंदरपाल जी, आप क्या कहेंगे, जो बजट अब तक आया है वो किस तरीके का है? गांव, किसान, और कहा यह जा रहा है कि रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कुछ बेहतर है। आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? वित्त मंत्री ने काफी कोशिश की है, भी एजुकेशन के ऊपर काफी जोर दिया है उन्होंने, जैसे मेडिकल है, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, इन सब पे बहुत जोर दिया उन्होंने। और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज आल्सो गुड ऑन एजुकेशन। इट इज अराउंड 6 lakh आंगनबाड़ीज they have been provided, and amount is kept very good for that will create the jobs for education purpose in medical and nursing areas. And now coming to this tax part of the, now relief is there certainly। 15 लाख के नीचे जिनको आमदन है उनके लिए रिलीफ है, पर उसके साथ साथ एक दूसरा एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया अभी 100 एग्जेम्पशंस हैं, उसमें से 70 उन्होंने इसके दायरे से निकाल दिए जो आदमी इसको अवेल करेगा। तो अब उसके लिए कौन कौन सी डिडक्शंस निकाली गई हैं तो फाइन प्रिंट बजट का बताएगा, पर इट इज ए सेटबैक एंड इट इज ए कम्बरसम जॉब। और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी अब कम्बरसम होगा, पहले एसएससी के लिए भी कौन सा रजीम ले, ऑप्शन दी गई एसएससी को, उसके लिए कौन सा बेनिफिट है। एक बार उसने बेनिफिट ले लिया, फिर दूसरी बार वो बेनिफिट मिलेगा उसको या नहीं मिलेगा, ये कई चीज़ें कम्प्लिकेशन अराइज हो जाएगी इन सब से। एग्जेम्पशन जरूर है 78 की, तो छोटे एसएससी हैं उनको तो जरूर बेनिफिट होगा इसमें, पर जो एग्जेम्पशंस ले रहे थे जैसे हाउस लोन, LIC जो ले लेते थे, लोन ले रहे थे हाउस, उसकी डिडक्शन इंटरेस्ट की मिलती थी, जैसे इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, जैसे LIC में करा के 1.5 लाख रुपए की PPF में जमा होते तो सेविंग्स पे भी फर्क पड़ेगा। साथ साथ में इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं और अच्छे पॉइंट भी हैं डिडक्शन।
चलिए, और जिस तरह से इंद्रपाल जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि बात हो रही थी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की और सरकार का लक्ष्य भी कुछ उसी तरह से है, क्या इस बजट को उस तरफ आप जाते देखते हैं? क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है और उन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है। क्या लगता है आपको कि क्या उस तमाम बातों को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया? देखिए, कोशिश तो की गई है, पर यह कोशिश मुझे फ्रूटफुल नहीं लगती है, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी डिप्रेस्ड मोड में है इस वक्त इंडिया की, और इससे ज़्यादा एफर्ट्स होनी चाहिए थी फाइनेंस मिनिस्टर की टू बूस्ट द इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने कोशिश की है, पर अभी फाइन लाइंस बनाई नहीं उन्होंने, तो इसलिए मैं कहूँगा भी ये बजट है, अभी तक तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखा रहा है अभी उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने की। दे आर एक्सपेक्टिंग more and more growth which is not seeing on the ground level। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अभी ये शुरुआत है, सरकार ने उस ओर कदम बढ़ाना शुरू किया है, अभी उनको वक्त देना चाहिए? वक्त तो उनको देना चाहिए, पर ये जो छोटे छोटे इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला ज्यादा लग नहीं रहा अभी, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा ऑलरेडी। वेंकटराव जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से इकोनॉमी लगातार नीचे जाती जा रही है, हालांकि सरकार का लक्ष्य बहुत आगे तक का है, क्या इस बजट को उस तरफ जाते आप देख रहे हैं क्या? देखिए, इशू क्या रहा है कि काफ़ी लिमिटेड रूम रहा है एफएम के पास भी। इंटरिम में भी काफ़ी, अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज भी पैकेजेस आए हैं, और अगर आप अभी रियल एस्टेट की देखें, अभी रिसेंटली एक मेजर पैकेज आया, NBFCs का क्राइसिस देखते हुए पिछले 6 महीने पहले, 4 महीने पहले पैकेजेस आए हैं, तो एफएम के पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहा कि कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें करे। हाँ, इस बजट से उम्मीद ये थी कि कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो, क्योंकि मैं एक्साइटिंग वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि दे वांटेड सम स्ट्रक्चरल चेंजेस जिससे सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की तरह दिखे। उससे एक मैं कहूँ कि एकदम बिल्कुल थोड़ा ऐसा अनाउंसमेंट्स चाहिए थे जो प्रोबेबली एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो आते आते ही आएगा, बिल्कुल, बट ये है कि एक उस तरफ को विजन उस तरफ को नजर आता। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स के ओर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के ओर जो अनाउंसमेंट्स आई हैं, जो 100 करोड़ रुपए चाहिए हमें नेक्स्ट 5 इयर्स में चाहिए, ये रही है अनाउंसमेंट्स और वो इलेक्शंस हुई हुई है। बिल्कुल, यानी कि लॉन्ग टर्म को लेकर आप थोड़े से निराश जरूर हैं, लेकिन हर वर्ग को छूने की कोशिश है। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी उमेश जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे। उमेश, अगर बात की जाए वहां के लोगों की, तो किस तरह से इस बजट को देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात और सबकी नजरें इस बात को लेकर होती है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको क्या मिला इस बजट से। हालांकि उनको टैक्स में थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्या कह रहे हैं लोग? जी हाँ, देखिए नीलू जी, मैं इस वक्त मेरठ के एक गांव में मौजूद हूं और यहां पर लोग इसी बजट पर चर्चा कर रहे हैं। किसान इस बजट को लेकर क्या सोचता है, देश का अन्नदाता इस बजट को लेकर क्या सोचता है, हम सीधा किसानों से रूबरू होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है इस बजट में कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं इस वक्त मेरठ के फफूंदा गांव में मौजूद हूं और यहां पर लोग चौपाल लगाए हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोग यहां पर चौपाल लगाकर बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर इस बजट में क्या है किसानों के लिए। हम सीधा किसानों से रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बजट उनको कैसा लगा। भाई साहब, ये बताइए आप कि ये बजट आपको कैसा लगा? जो मुख्य मांगे हैं आप लोगों की थी, क्या वो सुनी गई? और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है इस बजट में कि सोलर पंप योजना जो सरकार की है कि 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी योजना किसानों के लाभ के लिए होगी। आपको मुख्य बिंदु क्या क्या लगते हैं जो किसानों के हित के लिए है? देखो, ये हमने माना कि सिंचाई के साधन के लिए एक अच्छी व्यवस्था सोलर ऊर्जा हमारे लिए हो सकती है। दूसरा मैं कहूंगा, इन्होंने एक बात करी कोल्ड स्टोरेज के लिए बात करी है। अगर हम कोई चीज का उत्पादन करते हैं और वो ज्यादा समय तक सेव नहीं करती, तो कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से हम उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं आमदनी के ऊपर बात। ये कह रहे हैं 2022 तक हम इसकी आमदनी को कर देंगे 2 गुना। वो मेरे को लेकिन नहीं लगता। वो तो ये मान लीजिए जाके ऊँट के मुंह में जीरे वाली कहानी है इनकी। क्योंकि कहानी क्या है, अभी तक इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा जो मूल्य है उसको किस तरह से रखा जाएगा। हमारे अभी तक हमारी जो फसल का दाम कहीं फिक्स नहीं है, हमें क्या मिलेगा। आप गन्ने को देख लीजिए, पिछले 3 साल से कुछ नहीं बढ़ाए बैठे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं लगातार। बिजली का बिल बढ़ा दिया है, DAP बढ़ा दिया, यूरिया बढ़ा दिया है, बाकी एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हैं, लेकिन समर्थन मूल्य वही कहीं का वही है।
समर्थन मूल्य वहीं का वहीं है और यहाँ पर लोग चर्चा कर रहे हैं। बाबूजी, आप क्या कहेंगे, ये बजट आप कितने नंबर देंगे इस बजट को? जिस तरह से सोलर पंप देने की बात कही जा रही है किसानों को, महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना की बात कही गई है इस बजट में, और आपको क्या क्या मुख्य बिंदु लगते हैं जिनकी वजह से किसानों को लाभ होने वाला है? 2022 तक आय को दोगुना करने का लक्ष्य। मुझे तो कोई खास वो लग नहीं रहा है इसमें कि ये कहाँ से दुगुना कर देंगे, क्योंकि गन्ने में किसान पिटा पड़ा है। आपका गेहूं का रेट कोई सॉलिड नहीं दे रहे, धान का नहीं दिया है, फसल लगातार जो है इस तरीके से इधर उधर हो रही है। तो ये काहे में बजट दुगना कर, ये बजट में किस तरीके से दुगना कर देंगे? ये गांव गरीब और किसान की बात कही जा रही है इस बजट में। बाबूजी, आपने कई बजट देखे होंगे, इस बजट को लेकर के आपकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लग रही है? और किसानों के लिए जो लगातार सरकार कटिबद्ध होती हुई नजर आती है, और जब ये बजट की शुरुआत हुई तो सबसे पहले किसान स्पेशल बजट की ही बात कही गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब ये शुरुआत कर रही थी तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की ही बात की, किसानों का ही जिक्र किया और ये कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है 2022 तक। आप इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बजट के अंदर जो किसान वर्ग है वो संतुष्ट हो पूरी तरह। इसमें कहा गया है कि आय दोगुनी और उनके हित के लिए, उनके लाभ के लिए जो बजट में जो बात दी गई हैं वो तभी लागू हो सकती हैं जब ये देखा जाए कि किसान को अपनी फसल उगाने में कितना खर्च आता है, सिंचाई का, जुताई का, खाद का, बिजली का। इन सब को अगर औसत रूप से देखा जाए तो किसान को तभी कुछ दिखाई दे सकता है जब उनके खर्चों में कुछ किफायत हो और उनके फसलों के दाम जो उन्हें जायज मिले, ठीक मिले। फसलों के दाम जायज मिले, ठीक मिले। नीम के पेड़ के नीचे ये सभी किसान यहाँ बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं इस बजट को लेकर के कि आखिर उनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है। आपने बजट को बहुत माइन्यूटली अध्ययन किया है और आप कह रहे थे किसान रेल की भी बात कही गई है कि किसान रेल चलाई जाएगी और जिसमें दूध जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा, या फिर अन्य जो खराब होने वाली खाद्य पदार्थें हैं उनको जो ठीक रहे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। ये आपको योजना कैसी लगती है, किसान रेल की योजना और सोलर पंप की योजना आपको कैसी लगी? देखिए, सोलर पंप की योजना किसान के लिए लाभान्वित हो सकती है। अब हम बात करते हैं रेल वाली योजना की बात। हमने चीजें ली और हमने उनको चीजों से ये कहते हैं कि हमारे पास एक माध्यम बन गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान का ये माध्यम हो सकता है कि किसान अपनी फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। अब आती है रेट की, अगर रेट उसका वही रहा तो उसका फायदा क्या हुआ ले जाने का? बात आती है रेट की, अगर गवर्नमेंट हमारा एक वाजिब रेट निर्धारित कर दे तो समस्याएं हमारी खत्म हो सकती हैं। पॉइंट बाई पॉइंट अगर हम जिक्र करें तो आपको किसान रेल योजना अच्छी लगती है और साथ ही साथ जो सोलर पंप की योजना है क्या आपको ये अच्छी लगी? धन लक्ष्मी योजना की बात कही जा रही है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए धन लक्ष्मी योजना, महिला किसानों के लिए ये योजना आपको कैसी लगती है? इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है 16 सूत्री जो डिटेल बताई जा रही है कि 16 सूत्री जो मांगे किसान की थी उनको लेकर के भी चिंतन किया गया है, मंथन किया गया है। हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि गन्ने का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की धरती कही जाती है, गन्ने को लेकर के, समर्थन मूल्य को लेकर के आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वो हुआ? मेरे हिसाब से किसान के जख्म पे मरहम का काम तो कर सकता है, क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और उनको सेव करने के लिए जो उन्होंने हमारी फसल है वो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं उसको सेव करने के लिए जो स्टोरेज की बात करी है या ट्रांसपोर्ट की बात करी है, जो हमारे पास किसान के पास साधन नहीं होता, वहां पे लाभान्वित हो सकता है उसके लिए, लेकिन उद्योग का रूप कर सकता है, लेकिन उसका रेट क्या होगा वो एक विषय है। वही एक विषय जो आप पॉइंट कर रहे थे कि उद्योग के रूप में क्या पॉइंट आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि रेल का जो दिया है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो ये कौन कौन सी बताई वो आपने? मैंने तो किसान रेल योजना की बात कही है, सोलर पंप योजना की बात कही है और दूध किसान रेल मत्स्य पालन को लेकर के कहा गया है। के अलावा उनको एक थोड़ा उद्योग की तरफ उनका झुकाव किया है किसानों का, जिसके लिए वो रेल का जो माध्यम दिया है ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर भी आपको ये बजट जो किसानों के लिए उन्होंने बातें कही हैं जो इस बजट में निर्धारण किया गया है उससे आप संतुष्ट तो हैं ना? ये तो आगे भविष्य बताएगा कि भी इन योजनाओं को जो लागू की गई हैं किसान कितना संतुष्ट होता है, क्या उसके लिए उपलब्धि होती है। उमेश जिस तरह से कह रहे हैं कि चूंकि आप मेरठ में हैं और पूरा वो गन्ना बेल्ट है और हम हमेशा से यही रहा है कि समर्थन मूल्य को लेकर किसानों में रोष रहता है, लेकिन जिस तरह से आज बजट पेश किया गया उसमें तमाम बातों का ध्यान रखा गया। जरा इनसे पूछिए, क्योंकि हर बार ये होता है कि सुविधाएं बहुत मिलती हैं लेकिन शायद वो लाभ उन तक नहीं पहुंच
पाता है या पहुंच सकता है, जिसकी वजह से वो दूर हो जाते हैं इन सब चीजों से। तो क्या इनको लगता है कि जो लाभ सरकार देती है वो नहीं पहुंच पाने की वजह से इनको दिक्कत होती है? इनको भी थोड़ा अपना चाहिए कि किसी तरह से ये लाभ, जो तमाम वहां पर अच्छे पढ़े लिखे किसान हैं, उनको चाहिए कि ये लाभ उठाए, या फिर इनको लगता है कि इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सरकार लाभ देती है किसानों को? जी हाँ नीलू, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार जो योजनाएं लागू करती है क्या वो किसानों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। क्योंकि इससे पहले जब सालाना 6,000 रुपए की आमदनी की बात कही गई थी कि 6,000 रुपए किसानों को उनके खाते तक मिलेगा, हम सीधा किसानों से ही रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों को मिलता है या नहीं मिलता है, क्या अभी भी इस तरह के बिचौलिए सक्रिय हैं। हम ये सीधा रूबरू होते हैं किसानों से। आप ये बताइए बाबूजी कि आप ये बात कर रहे थे किसान लगातार जो है अपनी मांगे करता रहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट कही जाती है, गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर के आप लोग लगातार मांग करते रहते हैं, लेकिन जो माथे पर चिंता की लकीरें हैं वो चिंता की लकीरें बनी रहती हैं। सरकार जो योजनाएं आप लोगों के लिए लाती है क्या आप तक पहुंचती हैं, आपको मिलती है? बिल्कुल नहीं जी, कोई नहीं। क्यों नहीं मिलती है? आज तक कोई चीज उसको नहीं मिली, जैसे किसी को कुछ जैसे प्रधानमंत्री ने कहा उनके इतने किसानों को जो बुजुर्ग आदमी है तो वो नहीं मिला। हाँ जी। तो आपको जो सरकार की योजनाएं हैं बाबूजी, मैं देख रहा हूं कि चिंता की लकीरें जो किसानों की रहती हैं, माथे पर चिंता की लकीरें, मैं हमेशा ये बात कहता भी हूं। आपको क्या लगता है सरकार जो है तमाम योजनाएं लाती है, लेकिन ग्राउंड पर आप लोगों को क्या सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है? आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, गन्ने को लेकर के और तमाम अन्य बातें कही जाती हैं, फसल बीमा योजना की भी बात इस बजट में कही गई है। क्या कहेंगे, सरकार जो योजनाएं लागू करती है क्या आपको नसीब होती है, मिलती है? नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। अब पीछे हुए 6,000 रुपये भाई हर खाते में पहुंचेंगे, एक पैसा नहीं पहुंचा। उमेश, किसान ये कह रहे हैं, बिल्कुल जरा इनसे पूछिए। हम बाकी हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन जरा इन किसानों से पूछिए। बिजली की समस्या इनके लिए बहुत बड़ी है, इनका कहना है कि बिजली का खर्च बहुत आता है, लेकिन इस बार सोलर पंप की बात की गई है, तो लगता है कि अगर ये लागू होता है तो बिजली की जो समस्या है और जो उसका भुगतान उनको करना पड़ता है उससे थोड़ी राहत मिलेगी। पैसा ही नहीं है, हम दे नहीं सकते हैं, केवल कोई कमी निकालते रहते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर, लेकिन कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। चलिए उमेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा इन किसानों से पूछ लीजिए। बिजली की समस्या इनकी हमेशा से रही है कि मीटर बहुत ज्यादा उठता है और सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। सोलर पंप अगर इनको मिलता है तो इससे इनकी समस्या थोड़ी खत्म होगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर नीलू जी, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, यही कहना है किसानों का। जब ये बजट शुरू हुआ, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी फ्लोर पर आई और वो बजट भाषण पढ़ने लगी, तो सबसे पहले बात उन्होंने किसानों की ही की और किसानों की बात करते हुए ये कहा कि 20 लाख से ज्यादा किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। इससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। हम सीधा किसानों से ही रूबरू होते हैं, क्योंकि बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर के किसान यहाँ के आंदोलित रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आए दिन आंदोलन की राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि बिजली की जब बढ़ी हुई दरें थी उसको लेकर के किसान परेशान रहता रहा है। अब जबकि सोलर पंप की बात कही जा रही है, इस सोलर पंप की बात को लेकर के किसान क्या सोचते हैं, हम सीधा किसानों से ही रूबरू होते हैं जो लगातार इस बजट को लेकर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो सोलर पंप की योजना है, जो 20 लाख सोलर पंप दिए जाने की बात कही गई है किसानों को, निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है सरकार का, क्योंकि बिजली की बढ़ी हुई दरें किसानों की एक बड़ी समस्या रही है। अब जबकि सोलर पंप मिल जाएंगे तो उससे कुछ राहत मिलेगी क्या? हाँ, सोलर पर से जो हमारी दिक्कतें हैं, जो हमें बिजली से दिक्कतें आ रही हैं, जो हमारी बिजली उन्होंने इतना बढ़ा दी है, 30 से 35% बिजली का रेट बढ़ा दिए हैं, उसमें हमें सौर ऊर्जा का जो ऑप्शन है वो अच्छा रहेगा, उससे बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल ऑप्शन अच्छा है और इस बात से बिल्कुल फायदा होगा और ये कह रहे हैं। लेकिन हालांकि समस्याएं सबके पास बहुत सारी हैं और उन समस्याओं से बाहर निकल पाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश ही की गई है कि सभी को इस समस्या से बाहर निकाला जाए। किसान का भी इसमें खास ख्याल रखा है इस बजट में। अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, जिस तरह से बात हो रही थी उद्योगों की, उद्योगों चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो, लघु उद्योग हो, लगातार कोशिश सरकार की यही रही। इस बजट में भी हमने देखा कि उसे आगे बढ़ाना है, एमएसएमई की बात की गई है, यानी कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर पैदा करने की बात हुई है उसे रोजगार नौजवानों को मिलेगा, ये कोशिश इस बजट में रही है। वहां जो लोग बैठे हैं क्या सोचते हैं इस बारे में? और देखिए, बिल्कुल कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़ गए यहाँ पे, जिनसे हम पूछेंगे कि जिस तरीके से ये बजट लाया गया है उसमें रोजगार की बात भी की जा रही कि
ऐसा कुछ किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कि नौजवानों को रोजगार भी मिले, आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, आप कैसे देखती है इस बजट को? अब वैसे तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी वीक हो रखी है, इसलिए इंडिया की, सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है कि इंडिया में ही इकोनॉमी वीक है और रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी वीक है, इसलिए इंडिया पे भी इफ़ेक्ट आया है। तो जैसे हमेशा देखा गया है कि जब भी इकोनॉमिकली ऐसा वीक हुआ है तो थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ तेज़ी से ऊपर भी उठी है, तो आई एम श्योर कि थोड़े टाइम बाद वो चीज़ अपने आप ही कवर हो जाएगी। उद्योगों की बात की आपने, छोटे उद्योग की बात की, अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब लगता है आपको कि बिजनेसमैन को इस बजट से राहत मिलेगी? हाँ, मिलेगी, राहत मिलेगी इससे, और क्योंकि इंफ्रा पे ध्यान दिया है तो रोजगार भी जनरेट बिल्कुल अनामिका, आपसे बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग लगातार आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, अलग अलग जगहों पर काम